तो इससे पहले थर्मोडायनामिक्स में हम कहाँ तक आए थे, हम आए थे आइसोबारिक प्रोसेस एंड आइसोथर्मल प्रोसेस, और ये दोनों प्रोसेस में जो वर्क डन है या हीट एक्सचेंज हो रही है इसके लिए हमने कुछ एक्सप्रेशन डिराइव किए थे। अब थर्ड टाइप ऑफ प्रोसेस जो है हमारे पास वो है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस यानी दिस इज द प्रोसेस विच इज़ कैरिड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जी हाँ, आपके सिस्टम का जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं हो रहा है, यानी सिस्टम में जो गैस है उसका वॉल्यूम यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है तो सबसे पहले हमारे पास वर्क डन जो फॉर्मूला है, वर्क इज इक्वल टू पी डी वी यानी चेंज इन वॉल्यूम। अगर आपका चेंज इन वॉल्यूम ज़ीरो है तो आपका वर्क जो है वो भी ज़ीरो रहेगा, और अगर आपका वर्क यहाँ पे ज़ीरो आ रहा है तो अभी हमारे पास है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि Q इज इक्वल टू वर्क प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इफ़ वर्क इज ज़ीरो, चेंज इन then heat applied is totally utilized to change the internal energy। यानी जो भी हीट आप दे रहे हो वो पूरी की पूरी हीट किसके लिए काम में आएगी, हीट इंटरनल एनर्जी के लिए काम आएंगी, यानी जो हीट आप दे रहे हो उससे आपकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। सो ये था थोड़ा सा डिस्कशन रिगार्डिंग आइसोकोरिक प्रोसेस। पेज नंबर 92 पे ये प्रोसेस उन्होंने दी है, और इसकी एक पीवी डायग्राम भी उन्होंने दी है, आप वो ग्राफ देख सकते हो, फिगर है 4.17। तो वो कुछ इस प्रकार से है, ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, और ये स्ट्रेट लाइन है। दिस लाइन इज़ पैरेलल टू वाई एक्सिस, यानी यहाँ पे आपका ये अगर इनिशियल वॉल्यूम है तो ये आपका फाइनल वॉल्यूम है, यानी देयर इज़ नो चेंज इन वॉल्यूम। जो पहले वॉल्यूम था उतना ही वॉल्यूम अभी एट द एंड ऑफ प्रोसेस में है। सो वी आई एंड वी एफ बोथ आर सेम, सो दैट्स वाई देयर इज़ नो चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, तो वी कैन राइट Q इज इक्वल टू डेल्टा U यहाँ से, और डेल्टा U हमें पता है, डेल्टा U इज़ नथिंग बट NCV डेल्टा T। ये डिस्कशन अभी हमने लास्ट वाले सेशन में किया था। सो डेल्टा U इज इक्वल टू NCV डेल्टा T, एंड दैट्स वाई Q इज इक्वल टू NCV डेल्टा टी। तो जो भी चेंज इन टेम्परेचर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है, और इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है यानी इसका मतलब वहाँ पे टेम्परेचर भी आपका चेंज हो रहा है। सो वॉट एवर इज़ द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इट कैन बी गिवन बाय NCV डेल्टा टी। यानी अगर आपको उस गैस का मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पता है तो आप उसकी जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी वो निकाल सकते हैं, एंड हेंस यू कैन डिटरमाइन हीट गिवन टू द सिस्टम। और ये फार्मूला बहुत ही इजी था, इसमें कुछ खास ऐसा डेरिवेशन नहीं है। फिर से वो एक बॉक्स है रिमेंबर दिस वाला, उसमें बस सारे यही पॉइंट्स हैं जो मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया। फिर भी अगर आपको चाहिए तो मैं बता देता हूँ, 4 पॉइंट्स वहाँ पे दिए हैं रिमेंबर दिस में। रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस डेल्टा V इज इक्वल टू 0, यानी चेंज इन वॉल्यूम इज 0। W इज इक्वल टू 0, नो वर्क इज डन बिकॉज वॉल्यूम रिमेन्स कॉन्स्टेंट, वर्क डन इज इक्वल टू 0। Q इज इक्वल टू डेल्टा U, ये अभी मैंने यहाँ पे बताया अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सो Q इज इक्वल टू डेल्टा U, एंड चेंज इन टेम्परेचर इज़ नॉट 0, क्योंकि मैंने कहा अभी आपको कि अगर यहाँ पे इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है, इंटर एनर्जी चेंज हो रही है, इसका मतलब है यहाँ पे टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, एंड दैट्स वाई डेल्टा T इज़ नॉट 0। सो बड़ी ही सिंपल प्रोसेस थी, और हो सकता है कुछ न्यूमेरिकल इसके ऊपर भी आपको पूछे जाए। डेफिनेटली हम कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे अभी इसी प्रोसेस के ऊपर, जो प्रोसेसेस हमने अभी देखी है तो इसके ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करेंगे। चलिए अभी नेक्स्ट प्रोसेस है आपकी, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस, जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस इंपॉर्टेंट है वैसे ये भी प्रोसेस, हालांकि सारी प्रोसेसेस इंपॉर्टेंट है। ये एक प्रोसेस है एडियाबैटिक प्रोसेस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एडियाबैटिक प्रोसेस, का डेरिवेशन भी है तो उसे भी हम तुरंत देख लेते हैं। हाँ जी, तो अब ये है हमारी एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में बेसिकली जो हीट ट्रांसफ़र है वो टोटली ज़ीरो है, यानी हम ये बोल सकते हैं कि ये जो प्रोसेस हो रही है ये एक थर्मास में हो रही है। जस्ट फॉर एग्जांपल, यानी ये जो सिलेंडर पिस्टन है ये हमने एक इंसुलेटेड वॉल से बनाया है, ये पिस्टन है
और ये जो सिलेंडर की दीवार है ये इंसुलेटेड है, यानी इसके बाहर और अंदर हीट नहीं जा सकती। सो दैट मीन्स हीट ट्रांसफ़र इज ज़ीरो। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैसे अप्लाई करेंगे? तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली कहता क्या है कि Q इज इक्वल टू वर्क प्लस डेल्टा यू, यानी अगर ये Q ही ज़ीरो है, अगर ये हीट ही ज़ीरो है, सो ज़ीरो इज इक्वल टू वर्क प्लस डेल्टा यू, एंड दैट्स व्हाई डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। ये यहाँ पे हम एक कंक्लूजन ला सकते हैं। अब फॉर एडियाबैटिक चेंज इक्वेशन 4.15 आपको दिखाई दे रहा होगा, पेज नंबर है 93 पे। सो व्हेन अ सिस्टम एक्सपांड्स एडियाबैटिकली वर्क इज़ पॉजिटिव एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज़ निगेटिव। इसका मतलब बता रहे हैं वो लोग कि अगर मान लो कि यहाँ पे वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम, यानी पिस्टन ऊपर गई। आपको याद होगा वर्क निगेटिव कब रहता है, पॉजिटिव कब रहता है। फिर से एक बार बता देता हूँ, अगर ये गैस इस पिस्टन को ऊपर पुश करता है, अगर ये गैस इस पिस्टन को ऊपर पुश करता है, मान लो कि इस बाहर का प्रेशर जो है, हाँ अब यहाँ पे एक और डाउट रहेगा कि ये वर्क होगा कैसे अगर हम कुछ एनर्जी ही नहीं दे रहे। इसका मैं बता देता हूँ, हम कोई भी हीट यहाँ पे दे नहीं रहे, पर मान लो कि यहाँ पे प्रेशर है PI और बाहर का प्रेशर है PO। सो PO अगर कम हो गया तो ऑब्वियसली ये जो पिस्टन, ये गैस है, ये इसको ऊपर की तरफ पुश करेगा, तो वर्क डन बाय द गैस इज़ पॉजिटिव। तो अगर वर्क डन पॉजिटिव हो गया तो ये वर्क किया को किसके भरोसे, ये वर्क किया उसके इंटरनल एनर्जी के भरोसे, यानी इंटरनल एनर्जी ली और उसी से हमने वर्क किया। तो इस गैस की इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी और इसीलिए ये जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी रहेगा वो निगेटिव रहेगा और वर्क आपका पॉजिटिव रहेगा। ये इसका मतलब है। एक और चीज़, मान लो आउटसाइड प्रेशर बढ़ गया, PO इंक्रीजेस जो पहले था, अब PO अगर बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, अब ये प्रेशर इससे ज़्यादा हो गया तो पिस्टन इज़ कॉम्प्रेस्ड, गैस इज़ कॉम्प्रेस्ड और इसकी वजह से वर्क इज़ डन ऑन द गैस ऑन द सिस्टम, और हम यहाँ बोल सकते हैं कि वर्क डन बाय द सिस्टम इज़ निगेटिव। पर इससे होगा ये कि जो भी वर्क किया गया है ऑन द सिस्टम दैट इज़ यूज्ड टू इंक्रीज इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, तो गैस की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी यानी उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। इसके लिए कौन सा एग्जांपल मैंने दिया था, साइकिल पंप का। साइकिल से जब हवा भरते हो तो उसका जो बॉटम है वो गर्म हो जाता है क्योंकि यू आर डूइंग वर्क ऑन द सिस्टम। सो वर्क डन बाय दैट सिस्टम निगेटिव हो जाता है और इसलिए उसका इंटरनल एनर्जी जो है वो बढ़ेगी, यानी अगर वर्क निगेटिव हो गया तो इंटरनल एनर्जी विल बी पॉजिटिव, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ये इस इक्वेशन का मतलब है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये समझना आपके लिए ज़रूरी था। नहीं समझा तो एक बार फिर से इसको प्ले कर दो। ठीक है, यहाँ तक हम आ गए। सो ये इक्वेशन हमने अभी एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पे क्या क्या ज़ीरो है, कुछ नहीं, बस ये Q जो है ये ज़ीरो है। बाकी यहाँ पे वर्क भी हो सकता है और इंटरनल एनर्जी भी चेंज हो सकती है। अब दूसरी चीज़ है एडियाबैटिक कांस्टेंट। एडियाबैटिक कांस्टेंट हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में डिराइव किया था, आपको याद होगा। तो एडियाबैटिक कांस्टेंट क्या था आपको याद होगा, इट वाज Cp बाय Cv। एडियाबैटिक कांस्टेंट वाज Cp बाय Cv। और बेसिकली अब हम देखेंगे, हमने अभी तक वो इक्वेशन देखा PV इज इक्वल टू NRT, बट फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस PV इज इक्वल टू NRT ये इक्वेशन हम अप्लाई नहीं कर सकते। जो इक्वेशन हम अप्लाई करने वाले हैं फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस वो इक्वेशन है P V रेस टू गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, NRT नहीं, यहाँ पे है P V रेस टू गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये इक्वेशन हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। क्यों है इसकी डिटेल्स नहीं दी है, सो उसके बारे में अभी हम नहीं सोचेंगे कि ऐसा ही क्यों लिया है इक्वेशन। बस आपको ये देखना है कि P और V की जो पावर है, ये P की और V की दोनों की मिला के पावर नहीं है, ये जो पावर, ये पावर सिर्फ V की है। सो P V रेस टू गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो अभी कुछ पैरामीटर्स हमें एज्यूम करने पड़ेंगे कि मान लो कि सिस्टम जो है यानी वो जो गैस है वो थोड़ा एक्सपांड हो गया। सो लेट अस एज्यूम सम सिंबल्स कि PI बी द इनिशियल प्रेशर, VI बी द इनिशियल वॉल्यूम, PF बी द फाइनल प्रेशर एंड VF बी द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गैस। ठीक है, यहाँ तक आने के बाद अभी हमें
वर्क निकालना है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ आपको, उसी पेज नंबर 93 पे उन्होंने गैमा इज ऑल्सो कॉल्ड एज एडियाबैटिक रेशो या फिर एडियाबैटिक कांस्टेंट, और यहाँ पे उन्होंने वैल्यूज़ दिए है। गैमा इज़ 5/3 फॉर मोनोएटॉमिक गैस, 7/5 बाय डायटोमिक गैस। ये वैल्यूज़ हमने डिराइव की है KTG में, आपको याद होगा। और एक दिया है एंड 8/6 इक्वल टू 4/3 फॉर पॉलीएटॉमिक गैसेस। ये हमने नहीं किया है। पॉलीएटॉमिक गैसेस के लिए हमने अलग से डेरिवेशन किया था, दैट वाज 4+F डिवाइडेड बाय 3+F। तो ये हमने किया था, पर अब यहाँ से उन्होंने डायरेक्टली 4/3 ही दिया है, बट इसका कुछ खास एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो इसके लिए इसके बारे में रुक जाओ, कुछ मिला तो मैं बता देता हूँ डायरेक्टली उन्होंने कैसे लिया है। ये यहाँ पे ऐसे कुछ भी बताया नहीं है। सो वेट फॉर दिस, या फिर इसको हम ऐसे एज्यूम करके आगे बढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये वैल्यूज़ जो पहली दो वैल्यूज़ तो हमने डिराइव कर ली हैं। बाकी ये जो सिर्फ पॉलीएटॉमिक गैसेस के डायरेक्टली 4/3 कैसे दी, इसके लिए रुकना पड़ेगा आपको। देखता हूँ मैं कैसे यहाँ पे उन्होंने दे दिया है। ठीक है, अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी यहाँ पे है, वो हमें पता है कि इट इज़ NCV डेल्टा T। ये हमें पता है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा U इज़ NCV डेल्टा T, ये हमें पता है। पर अगर हमें ये निकालनी है तो हमें वर्क भी निकालना पड़ेगा, यानी इधर वर्क मिल गया तो हमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी मिल जाएगी, या फिर चेंज इन इंटरनल एनर्जी मिल गई तो हमें वर्क मिल गया, ऐसा हम बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है। तो चलो ये तो हो गया चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बारे में। अब वर्क निकालते हैं कि कैन वी हैव एक्सप्रेशन फॉर वर्क। यहाँ पे उन्होंने एक एक्सप्रेशन वर्क के लिए डिराइव किया है, तो अभी हम वर्क का एक्सप्रेशन डिराइव कर लेते हैं। सो वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ P dV फ्रॉम VI टू VF, ये है आपका वर्क। और अब P की जगह पे, ये P की जगह पे मैं ये यहाँ से आई कैन राइट P इज इक्वल टू C अपॉन V रेज टू गैमा। ये P की जगह पे आई कैन राइट C अपॉन V रेज टू गैमा। सो दैट्स वाई ये जो वैल्यू है वो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। सो मुझे मिलता है वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम VI टू VF एंड इट इज़ C अपॉन V रेज टू गैमा dV। अब C जो कि कांस्टेंट है उसे हम बाहर लेते हैं, फ्रॉम VI टू VF dV बाय V रेज टू गैमा। मैं स्टेप्स थोड़ी बढ़ा रहा हूँ, हर एक स्टेप में लिख रहा हूँ, शायद उतनी आपकी बुक में नहीं है। C VI टू VF V रेज टू माइनस गैमा dV। हाँ जी, अब x रेज टू n dx का इंटीग्रेशन होता है x रेज टू n+1 अपॉन n+1। तो यहाँ पे मैं उसे लिख सकता हूँ C V रेज टू माइनस गैमा +1 डिवाइडेड बाय माइनस गैमा +1, और इसके लिए लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन रहेंगे VI टू VF। ये यहाँ तक हम आ गए। अब देखते हैं अगर यहाँ पे होता है फिर तो हम इसमें ख़त्म कर देते हैं, अदरवाइज़ थोड़ा सा हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो ये जो है 1 माइनस गैमा, इसको उन्होंने बाहर ले लिया है। W इज इक्वल टू C अपॉन 1 माइनस गैमा। और अब ध्यान से देखो, आई कैन राइट दिस, ये V रेज टू माइनस गैमा +1 जो है ना, इसको मैं कैसे लिख रहा हूँ देखो, दिख रहा है, दिख रहा है। इट इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये सबसे पहले तो ये V है, ये गैमा नहीं है, V की तरह निकाल गया ही, V रेज टू माइनस गैमा +1। और अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, V रेज टू माइनस गैमा +1, थोड़ा सा छोटा हो गया, V रेज टू माइनस गैमा +1, कुछ नहीं, ये V न्यूमरेटर में जो था उसको मैंने डिनोमिनेटर में लाया है। अब क्या हो जाएगा, C अपॉन 1 माइनस गैमा 1 डिवाइडेड बाय, अब ये हो जाएगा V रेज टू माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा गैमा -1। इंटीग्रेशन लिमिट्स अभी भी है VI टू VF, VI टू VF, इस तरह से। अब ये स्टेप समझ में आ गई आपको, तो हम अभी लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं। लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन हम अप्लाई करेंगे
हायर माइनस लोअर लिमिट, तो वो देख लेते हैं हम कैसे हो जाएगा। C1 माइनस गैमा, थोड़ा सा ये छोटा हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय VF गैमा माइनस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय VI गैमा माइनस 1, ये ऐसा हो जाएगा। हाँ जी, अब C क्या है? C है आपका, इधर देखो, C इज PV रेस टू गैमा, C इज नथिंग बट PV रेस टू गैमा। तो अगर मैं C से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, अगर मैं C से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये हो जाएगा, ये C अंदर आ जाएगा, तो C और ये C। अब मैं इसी स्टेप में चेंजेस करने वाला हूँ। अब देखो मैं क्या चेंजेस करने वाला हूँ। C की जगह पे मैं यहाँ पे PF VF रेस टू गैमा, इसको मैं ऐसे यहाँ पर भी लिख सकता हूँ, इसकी ऊपर PI VI रेस टू गैमा इज इक्वल टू PF VF रेस टू गैमा इज इक्वल टू C, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। और यही वैल्यूज़ C की मैं वहाँ पे पुट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे VF है, तो VF है तो मैं C की जगह पे PF VF रेस टू गैमा पुट करूँगा। यहाँ पे VI है तो ये C की जगह पे मैं PI VI रेस टू गैमा सब्सटीट्यूट करूँगा। देखो क्या मिलता है। सो 1/1 माइनस गैमा PF VF रेस टू गैमा डिवाइडेड बाय VF गैमा माइनस 1 PI VI रेस टू गैमा डिवाइडेड बाय VI रेस टू गैमा माइनस 1। ये ऐसा मुझे मिल गया। ये स्टेप शायद आपकी बुक में लिखी है उन्होंने। अब नेक्स्ट, अब क्या हो जाएगा, दिस इज x रेस टू n अपॉन n माइनस 1, क्या हो जाएगा, सिर्फ x बचेगा। फिर से बता रहा हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे, इधर शायद दिख रहा है x रेस टू n अपॉन x रेस टू n माइनस 1 क्या होगा, इट इज़ नथिंग बट x। सो x रेस टू n अपॉन x रेस टू n माइनस 1, देखो अभी 1/1 माइनस गैमा PF VF माइनस PI VI, ये ऐसा एक सिंपल एक्सप्रेशन हमें मिल रहा है। सो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन। पर यहाँ पे एक और चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। अब ये V रेस टू गैमा नहीं है। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको ऐसे ही रहने देता हूँ और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये मैं मिटा देता हूँ। तो ये मिटाने के बाद यहाँ का जो कुछ एडिशन है उन्होंने की है यहाँ पे, वो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो ये अभी मैं मिटा रहा हूँ। सो देखो वो कुछ इस प्रकार से है, वर्क इज इक्वल टू PF VF माइनस PI VI डिवाइडेड बाय 1 माइनस गैमा। अब हमें पता है PV इज इक्वल टू nRT रहता है। सो यहाँ पे PV की जगह हम nRT लिख लेते हैं। सो nRTF nRTI डिवाइडेड बाय 1 माइनस गैमा। n फिक्स्ड मास ऑफ गैस है। यहाँ पे मैं फिर से बता रहा हूँ, भले यहाँ पे एक्सपांशन कॉम्प्रेशन हो रहा है बट यहाँ पे गैस सिस्टम के बाहर नहीं जा रही, यानी अमाउंट ऑफ जो गैस है वो सेम है। सो PV की जगह पे nRT, बस कॉम्प्रेशन हो रहा है, एक्सपांशन हो, उसकी वजह से गैस का जो टेम्परेचर है वो कम ज़्यादा हो रहा है। गैस का अगर एक्सपांशन हो रहा है तो गैस का एक्सपांशन होने से गैस को एक्सपांड होने के लिए जो एनर्जी है वो गैस की ही इंटरनल एनर्जी से ली जाती है। सो इसलिए गैस का टेम्परेचर कम हो जाएगा। और अगर कॉम्प्रेस होता है गैस तो जो वर्क किया जाता है दैट इज़ यूज टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, तो इसके लिए गैस का टेम्परेचर बढ़ जाता है। एनीवे ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे टेम्परेचर सेम नहीं है। तो ये है फाइनल टेम्परेचर TF, ये है इनिशियल टेम्परेचर TI। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं
एन आर को मैं कॉमन ले लेता हूँ और हम यहाँ लिख सकते हैं टी एफ माइनस टी आई डिवाइडेड बाय 1 माइनस गैमा। दिस इज़ अनदर एक्सप्रेशन। तो ये एक एक्सप्रेशन है आपके पास वर्क के लिए और ये दूसरा एक्सप्रेशन है आपके पास वर्क के लिए। तो ये दोनों एक्सप्रेशन जो है इसमें से आप अकॉर्डिंग टू द गिवन डाटा जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी है आपके न्यूमेरिकल में, आप इन दोनों में से एक किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन इसके ऊपर आपको आ सकता है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा कि डिराइव वर्क डन फॉर द एडियाबैटिक प्रोसेस, तो ये 3 मार्क्स के लिए आपको आ सकता है। डायग्राम ज़रूर नहीं है, बस एक ग्राफ यहाँ पे उन्होंने ड्रॉ करके दिया है, वो ग्राफ है फिगर 4.18 में। इट इज़ सिमिलर टू आइसोथर्मल प्रोसेस, बट दोनों के ग्राफ में एक स्लोप का डिफरेंस है, वो मैं बता देता हूँ आपको बाद में। बट देख लो कि ग्राफ फिर से उसी की तरह दिख रहा है, एटलीस्ट जो शेप है वो फिर से ऐसा ही है। ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, दिस इज़ कंप्रेशन ऑफ अ गैस। तो ग्राफ बस एक है, बाकी कुछ खास ऐसी डायग्राम यहाँ पे हमें दिखाई नहीं दे रही है। सो डेरिवेशन बेसिकली मैंने बहुत सारी स्टेप्स यहाँ पे लिखी हैं सो दैट थोड़ा सा मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊँ। ये साइड की विजिबिलिटी थोड़ी मुझे डाउट है, फिर भी आई थिंक दिखाई देगा आपको। कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो आप मुझे ग्रुप में पूछ सकते हो कि अगर ये पार्ट दिखाई नहीं दिया है तो। ये था पूरा डेरिवेशन फॉर वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। ये 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आपको आ सकता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन या फिर न्यूमेरिकल्स तो आएंगे ही आएंगे हमें। हाँ, अब यहाँ पे उन्होंने एक और डिस्कशन किया है कि वर्क डन पॉजिटिव कब रहेगा या निगेटिव कब रहेगा, तो उसके बारे में वहाँ पे डिस्कशन दिया है। इक्वेशन 4.20 यानी ये वाला इक्वेशन इम्प्लाइज दैट व्हेन वर्क इज़ डन बाय द गैस, वर्क डन बाय द गैस का मतलब है कि गैस का एक्सपांशन हो रहा है, पिस्टन को वो ऊपर पुश कर रहा है, तो इसे हम कहते हैं वर्क डन बाय द गैस। व्हेन वर्क इज़ डन बाय द गैस वर्क इज़ ग्रेटर दैन 0 यानी वर्क इज़ पॉजिटिव, पर जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो निगेटिव। मैंने अभी बताया कि उस पिस्टन को ऊपर लेके जाने के लिए, ऊपर पुश करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो आएगी कहाँ से? हम एक्सटर्नली तो कोई हीट एनर्जी दे नहीं रहे हैं। अगर हम एक्सटर्नली कोई हीट एनर्जी दे नहीं सकते तो इसका मतलब जो एनर्जी उसे चाहिए पुश करने के लिए वो गैस अपनी ही एनर्जी से निकालेगा, तो वो इंटरनल एनर्जी से ही वो वर्क करता है और इसलिए उस गैस की इंटरनल एनर्जी कम हो जाती है और इसलिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज़ निगेटिव। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज़ निगेटिव। तो अब देखो, इन दैट केस टी आई इज़ ग्रेटर दैन टी एफ। इंटरनल एनर्जी आपकी कम हो जाएगी। इंटरनल एनर्जी अगर आपकी कम हो रही है तो आपका टेम्परेचर भी कम हो रहा है। टेम्परेचर कम हो रहा है यानी टी एफ इज़ लेस दैन टी आई, टी एफ इज़ लेस दैन टी आई। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है टी आई इज़ ग्रेटर दैन टी एफ, यस वही मतलब हो गया। सो टी आई इज़ ग्रेटर दैन टी एफ, दिस मीन्स द गैस विल कूल डाउन। Similarly, if work is done on the gas, that is if the gas is compressed, work done is negative, Ti is less than Tf, work done is negative। अब अगर आप वर्क कर रहे हो गैस के ऊपर, वर्क इज़ डन ऑन द गैस, तो वर्क इज़ डन ऑन द गैस का मतलब होता है यू आर पुशिंग द पिस्टन इनसाइड। सो इन दैट केस आपको मैंने अभी बताया साइकिल के पंप वाला एग्जांपल, हमेशा याद रखना कि आप जब उसे पुश करते हो तो टेम्परेचर बढ़ता है, तो यहाँ पे फाइनल टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा रहेगा एज़ कम्पेयर टू इनिशियल टेम्परेचर। यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा दिया है, ऐसा दिखाई दे रहा है। ओके, इसको मैं थोड़ा करेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे टी आई माइनस टी एफ ऐसा दिखाई दे रहा है। सो लेट मी चेक। तो ठीक है, कोई बात नहीं, ये बराबर लिखा है मैंने। देखो, if we are doing work, rather if the system is doing work is done by the system, तो सिस्टम का टेम्परेचर कम हो जाएगा। सिस्टम का टेम्परेचर अगर कम हो गया तो टी एफ माइनस टी आई जो है ये निगेटिव हो जाएगा। इसके साथ ही साथ 1 माइनस गैमा, अब गैमा की वैल्यूज़ आप देख सकते हो दैट इज़ ग्रेटर दैन 1, तो ये भी निगेटिव है, तो निगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा। वर्क डन बाय द सिस्टम इज़ पॉजिटिव। इफ़ वी आर कॉम्प्रेसिंग द गैस, दैट मीन्स दिस टी एफ माइनस टी आई, क्योंकि फाइनल टेम्परेचर विल बी ग्रेटर दैन इनिशियल टेम्परेचर। इन दैट केस ये तो पॉजिटिव रहेगा बट ये तो निगेटिव हो जाएगा 1 माइनस गैमा, और उसकी वजह से ओवरऑल वर्क जो है वो निगेटिव रहेगा। तो ये जो हमने डिराइव किया है ये बराबर है। हाँ, वहाँ पे जो एक करेक्शन है 4.20 में, वो टी आई माइनस टी एफ की जगह पे
TF माइनस TI होना चाहिए था। वो करेक्शन आप आपके टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा कर लो, बाकी सब यहाँ पे ठीक है। तो डेरिवेशन बहुत अच्छा डेरिवेशन है और पूछा जा सकता है, पूछने लायक डेरिवेशन है ये। तो आई होप ये समझ गया होगा आपको। कोई भी नई बात समझिए तो आप मुझे ग्रुप में पूछ सकते हो। नेक्स्ट जो बात है, कुछ शॉर्ट एग्जांपल्स दिखाई दे रहे हैं पेज नंबर 94 पे, तो ये आप ज़रा पढ़ लो। ऑफ कोर्स मैं अभी तुरंत ये नेक्स्ट जो मेरा सेशन रहेगा कुछ न्यूमेरिकल्स ही मैं लेने वाला हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ। तो हाँ, अब नेक्स्ट है साइक्लिक प्रोसेस। तो व्हाट डू यू मीन बाय साइक्लिक प्रोसेस, तो उसे भी ज़रा देख लेते हैं। जी नेक्स्ट है हमारे पास साइक्लिक प्रोसेस। तो ये साइक्लिक प्रोसेस में उनका ये कहना है कि देयर इज़ अ सिस्टम इनिशियली एट स्टेट ए, और ये ए से फिर इसको हम लेके गए स्टेट बी तक, और वापस से हम स्टेट बी से फिर से ए पे जा रहे हैं। तो जिस स्टेट पे इनिशियली वो सिस्टम थी वहीं पे हम रिटर्न आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली इसमें अगर वो उसकी स्टेट चेंज ही नहीं हो रही है फॉर कंप्लीट साइकिल, तो इसका मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, और उसकी अगर इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो रहेगी वो ज़ीरो रहेगी। तो इन साइक्लिक प्रोसेस चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज़ ज़ीरो। तो ऑब्वियसली जो भी आप हीट दे रहे हो इस प्रोसेस के लिए, दैट हीट इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा U। अब यहाँ पे डेल्टा U यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपकी ज़ीरो है, एंड दैट्स वाई Q इज़ इक्वल टू W। ये यहाँ पे इसका मतलब निकल आता है। सो फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस पहला एंड वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज ज़ीरो। क्यों? चेंज जो हम बात कर रहे हैं ये चेंज है फॉर इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। हाँ, बीच में भी उसकी अलोंग द पाथ उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है, बट हम हर एक पॉइंट की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। आपकी इनिशियल पोजीशन ए है और फाइनल पोजीशन भी आपकी वापस से ए है, तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी जो है यहाँ पे चेंज नहीं हो रही है। एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पे डिस्कस किया है साइक्लिक प्रोसेस का, उसके बारे में मैं एक नेक्स्ट क्लास में इसका डिस्कशन करने वाला हूँ। मेरे ख्याल से थोड़ा सा करेक्शन है यहाँ पे, जो यहाँ पे एग्ज़ाम्पल 4.8 जो है जो उन्होंने यहाँ पे डिस्कस किया है। आप भी पढ़ लो, वैसे आप एक बार पढ़ लो इसे, तब तक मैं इसका एक्सप्लेनेशन बना के रख देता हूँ क्योंकि थोड़ी गड़बड़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ फ्री एक्सपांशन। सो फ्री एक्सपांशन वाली जो बात है ये हम पहले भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं। तो फ्री एक्सपांशन यानी क्या, फिर से एक बार ले लेते हैं सिलेंडर पिस्टन, और मान लो कि अब ये जो पिस्टन है इसके ऊपर पूरा वैक्यूम है, ये पूरा वैक्यूम है इसके ऊपर, और अंदर गैस है। ऑब्वियसली गैस का प्रेशर भी रहेगा, और ऊपर वैक्यूम है, तो वैक्यूम होने की वजह से बाहर का प्रेशर तो ज़ीरो रहेगा। तो और दूसरी और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये है कि हमने हमेशा एज्यूम किया है कि ये जो पिस्टन है इट इज़ फ्रिक्शनलेस, मासलेस। तो इस पिस्टन को ऊपर पुश करने के लिए ये जो अंदर का गैस है उसको कितनी एनर्जी यूज़ करनी पड़ेगी? यस, इट इज़ ज़ीरो। तो यहाँ पे भले ही गैस एक्सपांड हो रहा है बट इट इज़ एक्सपांडिंग इन वैक्यूम, गैस वैक्यूम में एक्सपांड हो रहा है। सो ऐसा अपोजिंग जो फोर्स है वो कुछ है ही नहीं, क्योंकि ऊपर का प्रेशर ही ज़ीरो है, ऊपर का प्रेशर ज़ीरो है और अंदर का प्रेशर है, तो ये प्रेशर अपने आप इसको ऊपर लेके जाएगा विदाउट एनी अप्लाइंग फोर्स। तो उसकी वजह से यहाँ पे जो वर्क है वो ज़ीरो है। यस, और एक चीज़ है यहाँ पे, वर्क ज़ीरो है, तो वर्क ज़ीरो है और मान लो अब ये वर्क ज़ीरो है, तो ये वर्क किया किसकी बदौलत? इंटरनल एनर्जी की वजह से हमने ये वर्क किया, बट वर्क ही ज़ीरो है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी आपका ज़ीरो रहेगा, क्योंकि ये
पिस्टन को ऊपर पुश करने के लिए किसी एनर्जी की हमें ज़रूरत ही नहीं है, ना पिस्टन का मास है ना कोई अपोजिंग फोर्स है, फ्रिक्शन भी यहाँ पे पूरी तरह से ज़ीरो है, एंड दैट्स वाई वर्क इज़ ज़ीरो एज वेल एज योर चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज़ आल्सो ज़ीरो। और ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी है, ये पैराग्राफ में उन्होंने ये थोड़ा सा डिस्कशन किया है साइक्लिक प्रोसेस का एंड फ्री एक्सपांशन ऑफ अ गैस का। कुछ और, हाँ, कुछ और चीज़ें यहाँ पे दी है कि जैसे अगर एक टायर पंचर हो गया तो सडनली अगर कोई टायर पंचर हो जाता है तो फॉर ड्यूरिंग दैट प्रोसेस, ये प्रोसेस बहुत फास्ट होती है और ये फास्ट प्रोसेस में देयर इज़ नो मच टाइम टू एक्सचेंज हीट, क्योंकि हीट एक्सचेंज करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो ये जो टायर फट जाना या बलून फट जाना, ये जो प्रोसेसेस है, इसको आप बोल सकते हो कि दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फ्री एक्सपांशन, क्योंकि जो बाहर का प्रेशर है वो बहुत कम रहता है एज़ कम्पेयर टू इनर प्रेशर ऑफ द टायर। दैट्स वाई टायर का फटना, बलून का फटना जो होता है, दीज आर द केसेस ऑफ फ्री एक्सपांशन, और उसमें भी हम बोल सकते हैं कि वर्क डन इज़ ज़ीरो एज वेल एज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज़ ऑल्सो ज़ीरो। तो ये डिस्कशन यहाँ पे किया गया है पेज नंबर 96, 95 एंड 96 पे, आप इसे थोड़ा सा पढ़ लो। सो ये था रिगार्डिंग सम थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, और इसके बाद मैं हो सके तो कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करूँगा इन नेक्स्ट लेक्चर।